सेम होगा, सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सिमरन। हेलो। सेम होगा। जब शेल सेम है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सेम होगी और एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। सिर्फ उनका स्पिन अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, नथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट। अब जो एनर्जी कांस्टेंट है तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या हो गया, डेफिनेट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद ईच स्टेशनरी ऑर्बिट। ये तो आप जान गए, हर स्टेशनरी ऑर्बिट पे एक फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएट है ना, जिनको हमने क्या कहा था, कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ये आपने 10th में पढ़ा। एनर्जी लेवल्स वहां पे बताते होते हैं टीचर, बताते थे ना। अगर N1 है तो K शेल, N2 है तो L शेल, N3 है तो M शेल, सो ऑन, ये बताते होते थे। तो अब इसका मतलब समझ आया। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि एनर्जी फिक्स है। जो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है दैट इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप चाहे शेल की एनर्जी कह लो चाहे इलेक्ट्रॉन की, नो प्रॉब्लम, सेम चीज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कैसे करेगा, बताइए ना। यही तो कह रहे हैं, फिर तो वो गिर नहीं जाएगा न्यूक्लियस में, फिर तो गिर जाना चाहिए। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर बैठा है तभी तो वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है कि वाई, हाउ बोहर मॉडल्स एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी in particular orbit then it will do not lose energy, क्योंकि वो फिक्स्ड एनर्जी लेके रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, तो वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। तो दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये बोहर यहां पर एक्सप्लेन कर देता है चीज। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। हाँ जी, कोई डाउट है तो बता दीजिए। पॉइंट बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट्स और नहीं नहीं नहीं, एनर्जी, एनर्जी लेवल तो नाम, एनर्जी लेवल तो ये है कि नाम दे दिए गए उनको ना, उन ऑर्बिट्स को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया ना। वो आप समझे नहीं, मान लो कोई एटम है ना, तो उस एटम के ऑर्बिट्स हैं 1 2 3 4 5, कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, है ना। तो उनको आप एनर्जी लेवल ही कहोगे ना, क्योंकि उस ऑर्बिट की कुछ एनर्जी तो है ना जो इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा है और वहां पे रिवॉल्व कर रहा है। तो वो तो ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कह रहा है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट कह लो चाहे आप एनर्जी लेवल कह लो, वो तो नाम दे दिए गए। KLMN इज द एनर्जी लेवल्स, नाम दे दिए गए, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। किसकी, वो आगे आएगा, वो डेरिवेशन पे भी आने वाला है, आएगा आएगा। नहीं नहीं, वो आएगा, अब अभी आएगा, 2 मिनट रुको, बस आने वाला है। पहले एक बार खत्म कर दूं पॉस्टुलेट्स। लास्ट पॉस्टुलेट इज emission and absorption of energy
emission and absorption of energy in the form of photon. मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पे, मैंने पार्टिकल नेचर क्यों बोला था? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मैंने कहा था ना जब मैं स्पेक्ट्रम पे आऊंगा मैं बताऊंगा, तो आंसर आ रहा है वो। फोटोन कैन ओनली अकर इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम one stationary orbit to another. मैंने क्या बोला कि भाई ये देखिए, मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, ये शेल है, तो ये ऊपर जाएगा। क्यों? मैंने एनर्जी दी, मैंने फोटोन दिए ना, मैंने फोटोन को स्ट्राइक करा, इलेक्ट्रॉन जंप करके जैसे पार्टिकल नेचर की तरह ऊपर चला गया, फिर वापस आ गया, तो एनर्जी एमिट करेगा जो जो, ठीक है ना, जब वापस आएगा एनर्जी लॉस करेगा, तो क्या आएगा फिर? ये किसी फ्रिक्वेंसी की लाइन आएगी, तो स्पेक्ट्रम ऐसे आता है। मैंने कहा था ना जो स्पेक्ट्रम की पीक्स आती हैं वो कहाँ से आ रही है? वो फ्रीक्वेंसी लाइन क्या है? जो ये एनर्जी एमिट हो रही है, ये एमिट हो रही है, जब नीचे से ऊपर जाता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जब ऊपर से नीचे आता है दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। व्हेन इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें ऊपर कब जाएगा? जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब जाएगा लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो ट्रांजिशन हो गई ना, लोअर से हायर गया, ट्रांजिशन हुई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ जाएगा। अब अगर वो हायर लेवल टू लोअर लेवल आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा आ जाएगा। तो आपको यहां समझ आ गया होगा बेसिक पॉइंट कि वाई स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसका बेस क्या है, दिस इज द बेसिस। कि वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां है अपने शेल में है, अपने घर में है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेके बैठा हुआ है, कुछ नहीं करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा अपने घर के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप एनर्जी दोगे तो वो हायर लेवल जा रहा है, ये जो नई लेवल पे जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ये जो नया लेवल पे, यस, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं इसको, जो नए लेवल पे जा रहा है दैट इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अपने देखिए, मेरी बात सुनिए, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनिए। जब इलेक्ट्रॉन एक देखिए देखिए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेकर बैठा है, ठीक है, उसको मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने ऑर्बिट पे, अपने घर पे रिवॉल्व करता जा रहा है, दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट। दैट इज ग्राउंड स्टेट भी तो वही है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर उसको कुछ एनर्जी देके मैं ऊपर भेजता हूँ तो वो दैट इज एक्साइटेड स्टेट। और मुझे पता है एक्साइटेड स्टेट कभी स्टेबल नहीं होती। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वापिस आता है। एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है। तो वो स्पेक्ट्रा कौन सा आता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। ज्यादातर हम एमिशन स्पेक्ट्रा ही रिकॉर्ड करते हैं। जो आपने जितने भी स्पेक्ट्रा आगे पढ़ने हैं, जो है हाइड्रोजन एटम का, वो सारे एमिशन स्पेक्ट्रा ही हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो दिस इज द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम। वाई स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, वाई स्पेक्ट्रम अकर्स, दिस इज द रीजन। वाई ट्रांजिशन अकर्स, दिस इज द रीजन। Due to this transition, we record spectra of spectra is nothing but different lines of frequencies या wavelength, कुछ भी कह लो, ठीक है।
तो ये होता है। तो स्पेक्ट्रा और स्टेबिलिटी में कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे चलो डेरिवेशन। हाँ जी, एनीवन। हाँ जी केतन, कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ भाई। कृष्णांश, आर्यन, सिमरन, चलूं आगे? तो नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं, ये डेरिवेशन, ये डायग्राम जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये कोई ऑर्बिट है, ठीक है। तो मैंने आपको आज ही बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल जब होते हैं ना आपस, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट लगा देंगे k। दिस इज अ फोर्स, दिस इज ए फोर्स, दिस इज कॉल्ड कोलम्बिक फोर्सेस। कूलम फोर्स कहते हैं इसको, कूलम लॉ आपने देखा होगा कि जो फोर्स होती है दो चार्ज पार्टिकल में। तो यहाँ पर बच्चों फोर्स कुछ और है, यहाँ चार्ज पार्टिकल क्या है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो बदल गया ये, के तो चलो आएगा, चार्ज कितना है इसका, जेड इंटू ई, अटोमिक नंबर इंटू ई, और इसका चार्ज ई, तो बन गया जेड ई स्क्र बाय आर स्क्र। आर क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आर, रेडियस, क्योंकि हम स्पेरिकल मान, एटम को स्फीयर मान रहे हैं ना। हाँ जी बोलिए। सिमरन, मैंने सिर्फ इतना बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड कोलम्बिक फोर्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सिंपल, दिस इज फिजिक्स। तो मैंने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैंने के लगा दिया कांस्टेंट, जेड ई मेरा चार्ज ऑफ जो अपना होगा न्यूक्लियस का चार्ज, और इसका चार्ज कितना होगा ई, तो बन गया जेड ई स्क्र, जेड ई इंटू ई, जेड ई स्क्र बाय आर स्क्र, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, कोलम्बिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्र बाय आर, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड व्हेन एनी बॉडी रिवॉल्व्स। उस बॉडी का ये मास होता है, उस बॉडी की ये वेलोसिटी होती है, और ये डिस्टेंस आर। तो यहां से आर और आर कट गया, आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आएगी, नहीं, एक मिनट, आप एक काम करो, के जेड ई स्क्र बाय आर स्क्र इज इक्वल टू एम वी। अब वी मैंने आपको अभी बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, आज ही बताया। तो एम वी की वैल्यू देखो, एम वी इंटू वी लिख लो इसको, इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू डालो एम वी की, आर नीचे चला जाएगा, कुछ गलत नहीं हो गया? ऐसा करो, एक मिनट, एम वी, इधर आर रख लो, इधर एम वी आर कर लो, इंटू वी, ठीक है, यही हो जाएगा अपॉन आर, यही था ना। तो एम वी आर की वैल्यू डाल दो, एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई आर इंटू वी। कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, आर कट क्यों रहा है, आर तो कट रहा है।
के जेड डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी आर। वी की वैल्यू डालो, वी की वैल्यू डालो यहां से इधर जल्दी, और देखो आर की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को क्या आ रही है। वी की वैल्यू डालो यहाँ पे इधर, यहां से वी की वैल्यू निकाल के इधर डालो। इक्वेशन 1 में v की वैल्यू डाल दो, यहाँ से v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई mr, ये वैल्यू डाल दो। क्या बन गया? के जेड ई स्क्र बाय आर स्क्र इज इक्वल टू m, ठीक है, एन स्क्र एच स्क्र अपॉन 4 पाई स्क्र m स्क्र आर स्क्र, यही बन रहा है। इंटू आर, जो ये वाला, ठीक है, ये और ये कट गया, आर की वैल्यू निकाल लो यहां से, आर आ गया एन स्क्र एच स्क्र अपॉन 4 पाई स्क्र m, ठीक है, के जेड ई स्क्र, ये आ गया। दिस इज द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो बोहर ने रेडियस कैलकुलेट करना सिखा दिया कि जो रेडियस आता है बोहर का, एटम का, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो यहां से आएगा, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। कितना हो जाएगा? सॉल्व करोगे अगर, देखो एन की वैल्यू, एन रहने दो, एच की पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई पता है 22/7, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, के बच्चों 1 होता है, के सीजीएस में 1 होता है, सीजीएस में, लेकिन एम के एस सिस्टम में होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सीजीएस की, तो आर आएगा आपके पास 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, बदल भी तो सकता है एटॉमिक नंबर, हीलियम आ जाए, हीलियम आयन, तो जेड बदल जाएगा। एन स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट के लिए निकालना चाहते हो रेडियस। अगर पहला ऑर्बिट है तो n1, दूसरा ऑर्बिट है तो n2। तो आप किसी भी ऑर्बिट का डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है वो निकाल सकते हो, ठीक है, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन, उनके लिए। ये एंगस्ट्रॉम में है, सॉरी, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, आपको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट, अब आपने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो। जेड ई, जेड ई, जेड ई, ठीक है ना? क्या? अरे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल ही है, इनवर्ड फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं बस फिजिक्स में, आउटवर्ड को सेंट्रीफ्यूगल। हमने उन टर्म्स में, वो फिजिक्स टर्म्स में क्यों जाना है? हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो
अट्रैक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो बस आर की वैल्यू चेक के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आर क्या था, आर अब बी की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये वाली जो दूसरे फॉर्म में करवाई थी। ठीक है, दूसरी फॉर्म में एम स्केयर एफ स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर वाली में। तो बस आपके पास बचेगा क्या, 2 पाई के